साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उस क्षेत्र में जो पहले से बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो नयों को आने का मौका ही नहीं देना चाहते और उन्हें निगलने को तैयार रहते हैं। किसी बिजनेस में जाइए, जो वहां पहले से बिजनेसमैन उस क्षेत्र में है वो नयों को आने ही नहीं देना चाहते। ऐसी नीति निर्धारित करेंगे, ऐसे काम करेंगे और नए जो आने वाले हैं उन क्षेत्रों में वो किसी भी तरीके से आ ना जाए, इस बात का पूरा इंतजाम करेंगे। यह मामला बिजनेस का हो, समाज का हो या राजनीति का हो, कहीं भी हो यही हाल होता है। मैं बात कर रहा हूं राजनीति की। राजनीति में उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर आजाद, जिनको कोई भी पार्टी भाव देने को तैयार नहीं। देखा था जब नगीना क्षेत्र से उन्होंने सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो सारी पार्टी एक हो गई। सबका मकसद चंद्रशेखर आजाद को हराना था। चंद्रशेखर आजाद ने हालांकि इंडिया गठबंधन से या अखिलेश यादव से सिर्फ एक सीट मांगी थी, गठबंधन में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन उनको वो एक सीट भी नहीं दी गई। उसी तरीके से उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन हालात ऐसे बनाए गए कि वो किसी तरीके से उभर ना जाए। सबकी सोच यही थी कि यह आदमी नया है, नया नेता अगर क्षेत्र में आ गया तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की और तकरीबन सभी पार्टियों ने, कोई भी पार्टी उनको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। और नगीना से जब उन्होंने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा तब भी सभी पार्टियों ने खूब कोशिश की, बड़े बड़े नेताओं ने कई कई बार वहां रैली की, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो एक बड़े मार्जिन से नगीना से संसदीय का चुनाव जीतने में सफल रहे। और उसके बाद में संसद में जो उन्होंने तूफान मचाया कि इस लोकसभा में, जब से ये लोकसभा बनी है, इसमें सिर्फ एक ही सांसद दिखाई देता है अपनी आवाज उठाता हुआ। हर पॉइंट पर चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठेगी उठेगी। संसद नहीं भी चल रही होगी तो वो तख्ती लेकर बाहर आकर मुद्दे लिखकर खड़े हो जाएंगे और उसको उठाएंगे जनता के सामने, या संसद नहीं तो सड़क पर। कोई भी देश का मुद्दा उनसे अछूता नहीं बचता है। वो अपनी राय रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं, संसद में रखते हैं। मतलब जो एक अच्छे सांसद को करना चाहिए वो सभी काम चंद्रशेखर आजाद करके दिखा रहे हैं। यही सारी बड़ी पार्टियों की पीड़ा थी कि अगर एक नेता संघर्ष से निकला हुआ क्षेत्र में आ जाएगा तो बाकियों को भी करके दिखाना पड़ेगा, अन्यथा जनता की नजरों में वो आ जाएंगे। उसी तरीके से बिहार में एएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव जी को चिट्ठी लिखी कि उन्हें भी महागठबंधन में शामिल किया जाए। अब एएमआईएम पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जिसने 5 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में जीती थी, तो महागठबंधन को शामिल करने में क्या दिक्कत थी? उन्हें हेल्प ही मिलती। लेकिन जो पहले से क्षेत्र में बैठे हुए बड़े नेता हैं, भाई आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, उनकी सोच यह है कि मुस्लिमों के या किसी भी समाज के वोट तो उन्हें चाहिए, लेकिन उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं देनी है और जनता को तरह तरह की बातों में भ्रमित करके सिर्फ उनसे वोट ले लेनी है और फिर अपनी मनमर्जी से काम चलाना है। जैसे पिछली बार दलितों के वोट तो लिए आरजेडी ने, लेती है, आरजेडी हर बार लेती है। दलितों के वोट लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे बिहार सरकार में, नीतीश कुमार सीएम थे। जब दलित डीएम जी कृष्णैया की हत्या करने वाले एक बाहुबली को, जिसकी आजीवन कारावास की सजा थी, हालांकि उसको पहले फांसी की सजा हुई थी, बाद में कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए जेल मैनुअल में बदलाव करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने उसको जेल से बाहर निकाला। यानी कि दलितों का वोट लेके दलितों के हत्यारे को जेल से बाहर निकाला और जेल मैनुअल में बदलाव करके। तो ये नेता इस तरीके से काम करते हैं।
अब जब एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव जी को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी महागठबंधन में शामिल करने के लिए उनकी एएमआईएम पार्टी को भी, जिस पर लालू यादव या महागठबंधन के किसी भी नेता ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया और उल्टे उनका मखौल और उड़ाया, जिसमें आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि हमें बीजेपी को हराना है और अगर एएमआईएम पार्टी भी बीजेपी को हराना चाहती है तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि वो चुनाव ही ना लड़े। अरे भाई, चुनाव लड़ने का अधिकार तो संविधान देता है सभी को। आप कौन होते हैं किसी को चुनाव से रोकने वाले? आपसे गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा है, अगर शामिल कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो साफ जवाब दे दो। लेकिन जवाब भी नहीं देंगे और उल्टे उनकी मजाक और उड़ाएंगे। ये आरजेडी का घमंड या महागठबंधन का एक घमंड है। खैर, इसके बाद में अब अचानक एक धमाका बिहार में हुआ है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। किसी को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि एक थर्ड फ्रंट ऐसे समय में तैयार हो जाएगा जब एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन आपस में जूझ रहे हो। हालांकि दोनों गठबंधनों में आपस में पार्टियों में अफरा तफरी मची हुई है, सीट बंटवारे पर एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी की आपस में बातें बंद हैं। उधर कांग्रेस और आरजेडी में भी खींचतान चल रही है। ऐसे समय पर बिहार में एक नया थर्ड फ्रंट सामने आया है, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, एएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आम जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य, तीनों ने मिलकर बनाया है। हालांकि उन्होंने सभी सीटों पर लड़ने के लिए अनाउंस नहीं किया है। वो गिनी चुनी सीटों पर उन्हीं पर लड़ना चाहते हैं जिनको वो जीतने की उम्मीद रखते हैं या उन्हें वो जीत सकते हैं। इस तरीके से एएमआईएम पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से कुल 71 सीटों पर यह थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ेगा। और मैंने पहले बताया, ये वो सीट है जिनकी जीतने की उम्मीद वो रखते हैं। उनके सभी सीटों पर लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता था, वोट कट सकते थे इंडिया गठबंधन के, लेकिन उससे पहले ही सावधान रहते हुए थर्ड फ्रंट, जिसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, जिसको शॉर्ट में जीडीए कहेंगे, उन्होंने पहले ही इस बात को सोच के रखा है कि खामखा की सीटों पर हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जिससे कि किसी पार्टी विशेष को कोई अलग से फायदा मिले। हालांकि ये बात ये तो सोच रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने इस बारे में नहीं सोचता है। महागठबंधन ने इस बात को बिल्कुल नहीं सोचा है कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। उन्हें सिर्फ लड़ना है। जीत जाए तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद तो ले ही लेंगे। तो ये जो देश में चल रहा है उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, वह जिम्मेवारी अपनी नहीं समझते, सिर्फ अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो खुद नहीं सोचेगी। हाँ, दूसरी पार्टियों पर जरूर एलिगेशन लगाएगी कि अगर वो पार्टी नहीं लड़ती तो हम इतनी सीट और जीत जाते। तो आगे भी ये लगाते रहेंगे, पीछे भी लगाए हैं, लेकिन अपनी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आसाम में कांग्रेस ने ही जिताया है, जहां राज्य सरकार भी बीजेपी के हवाले कर दी और 21 में से 20 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को जिताई कांग्रेस ने, अलग से चुनाव लड़के। वहां भी तो गठबंधन हो सकता था ना नवीन पटनायक के साथ में, लेकिन नहीं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता था ना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता था ना, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने कहीं भी नहीं किया। जबकि उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतने के बाद में भी जो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने जीती थी, इसके बाद में ये और कहा गया कि मायावती जी भी अगर हमारे साथ लड़ती तो हम और 15-16 सीट और जीत जाते। जबकि मायावती जी के चुनाव लड़ने के ऊपर उन्हें खूब पता है कि अखिलेश यादव ने यह कह दिया था
अखिलेश यादव के चाचा जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी को शामिल करेंगे तो हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ये कह देते हैं कि अगर मायावती जी हमारे साथ गठबंधन में होती तो हम और 15-16 सीट जीत जाते। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन अब जो थर्ड फ्रंट बना है उससे इंडिया गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी दोनों भौचक रह गए हैं। दोनों की नींद हराम है कि अब होगा क्या। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ये शुरुआत ऐसी है कि जो गठबंधन यहां चला है, अगर आगे के प्रदेशों में चला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर ये गठबंधन पूरे देश में चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।